वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 12th के विलियन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विलियन, विलायक एवं विलेय की परिभाषा लिखिए। विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थों को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण यदि समांगी होता है तो यह मिश्रण विलियन कहलाता है। मतलब कि दो या दो से अधिक अक्रियाशील पदार्थ जो क्रिया करने में सक्षम न हो, उनको मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है, अगर वो समांगी है तो यह मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मतलब कि दोनों विलायक और विलेय दोनों से मिलकर विलयन बनता है और दोनों एक दूसरे में इस तरह मिल गए हो कि विलेय अलग और विलायक अलग हो, ऐसा पता न चले, उसको समांगी विलयन कहते हैं। जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि लवण का जल में विलयन, चीनी का जल में विलयन, पीतल जो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है तो ये भी एक प्रकार का विलयन है। विलायक किसको कहते हैं? वह पदार्थ है जो किसी विलयन में दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता है। मतलब कि जैसे कि जल और चीनी, तो चीनी को जल अपने अंदर घोल लेता है तो जल क्या हुआ? विलायक हुआ। यह विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। जब हम शरबत बनाते हैं तो उसमें जल की मात्रा अधिक होती है, न कि शक्कर की। इसलिए जिस विलयन में जो पदार्थ ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम विलायक कहते हैं। तो इसमें विलायक क्या हुआ? जल हुआ। फिर विलेय क्या होता है? विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाता है विलेय कहलाता है। जैसे कि हमने अभी शरबत का उदाहरण लिया था जिसमें जल और चीनी थी, तो चीनी जो है जल में पूरी तरह विलेय हो गई थी, यानी कि घुल गई थी, तो वो पदार्थ क्या कहलाता है? जो विलायक में घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा क्या है? विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलेय कहलाता है। जब शरबत का उदाहरण लेते हैं तो उसमें जल और चीनी में से कम मात्रा में उपस्थित कौन सा पदार्थ होता है? चीनी। तो इसमें विलेय क्या हुआ? चीनी, और जल क्या हुआ? विलायक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है घटक या अवयव किसे कहते हैं? द्विअंगी, त्रिअंगी व चतुष्अंगी विलयन की परिभाषा लिखिए। मतलब कि घटक या अवयव किसे कहते हैं? तो विलयन बनाने वाले पदार्थों को घटक या अवयव कहते हैं। मतलब कि जिन पदार्थों से मिलकर विलयन बनता है, जैसे कि शरबत बनाने में चीनी और जल का प्रयोग किया जाता था, तो ये क्या हो गए? इसके घटक हो गए। विलयन का क्या हो गया? शरबत एक विलयन हो गया और विलायक जल हो गया और विलेय शक्कर हो गई। तो इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? घटक या अवयव कहते हैं। द्विअंगी, त्रिअंगी और चतुष्अंगी विलयन, यदि विलयन दो घटकों से मिलकर बना हो तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। अगर तीन घटकों से मिलकर बना हो तो त्रिअंगी, और चार घटकों से मिलकर बना हो तो उसे चतुष्अंगी विलयन कहते हैं। मतलब कि जितने घटक उस विलयन में मौजूद होंगे वो उतना ही अंगी विलयन कहलाता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है जलीय विलयन किसे कहते हैं? जलीय विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि विलायक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जल का। और विलायक क्या होता है? जो विलयन में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, जो दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोल लेता है, विलायक कहलाता है। और अजलीय विलयन ऐसे विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इनके स्थान पर अन्य विलायक जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, एल्कोहल आदि का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि इसमें विलायक के रूप में जल का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इनके स्थान पर अन्य विलायक जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, एल्कोहल आदि का प्रयोग किया जाता है। अजलीय विलयन कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विलेयता किसे कहते हैं? इसका सूत्र लिखिए। विलेयता क्या होती है? स्थिर ताप पर किसी विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो उस ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है। मतलब स्थिर ताप रहना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी विलेय पदार्थ की वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, यानी कि 100 ग्राम विलायक उसको संतृप्त कर देती है विलेय पदार्थ की मात्रा, तो उसको हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। तो विलेय पदार्थ की वो मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है उसको विलेयता कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? विलेयता बराबर होता है विलेय की मात्रा अपॉन विलायक की मात्रा इंटू 100। सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सांद्रता के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? तनु विलयन। ऐसे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। मतलब कि विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है और जो विलेय पदार्थ होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। जैसे एराउल्ट के नियम से ये बहुत कम विचलन प्रदर्शित करते हैं। तनु विलयन ही आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करते हैं। सांद्र विलयन है हमारा दूसरा, वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी कि तनु विलयन की तुलना में कैसी होती है? विलेय की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सांद्र विलयन। संतृप्त विलयन किसको कहते हैं? वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। मतलब कि एक निश्चित ताप पर विलयन में किसी विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा को और विलेय को नहीं घोल सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। असंतृप्त यानी कि वो संतृप्त नहीं हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे? विलेय की और अधिक मात्रा को हम घोल सकते हैं, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन।
फिर है एक अति संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में अधिक होती है। संतृप्त में क्या होता है कि विलेय की मात्रा को हम और अधिक नहीं घोल सकते, तो उसकी तुलना में उस विलयन की तुलना में इसमें क्या होता है, विलेय की मात्रा अधिक होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त। तो पहले से तो संतृप्त हो गया था, लेकिन और ज़्यादा हमने विलेय की मात्रा उसमें डाल दी तो क्या हो गया, अति संतृप्त हो गया। अब है हेनरी का नियम क्या है। तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब के प्रभाव को दर्शाने के लिए 1805 में अंग्रेज रसायनज्ञ विलियम हेनरी ने एक नियम प्रस्तुत किया था। किसने किया था, विलियम हेनरी ने 1805 में एक नियम प्रस्तुत किया था, किसके संबंध में, गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब के प्रभाव को दर्शाने के लिए। उसके अनुसार क्या था कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान विलेय गैस के दाब के समानुपाती होता है। यदि विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान m है, तो विलेय गैस का द्रव्यमान क्या हुआ, m हुआ, दाब हुआ p। तो हमारा नियम क्या कहता था कि स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, ठीक है, आयतन, तो विलेय गैस का द्रव्यमान क्या हो गया हमारे पास में, m हो गया। तो आयतन पर विलेय गैस का द्रव्यमान m हो गया, क्या कह रहा है, विलेय गैस के दाब के समानुपाती होता है। दाब क्या हो गया हमारे पास, p, और ये समानुपाती का चिन्ह है। तो m इज इक्वल, जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक लेते हैं, हमने KH एक हेनरी नियतांक लिया, तो m इज इक्वल KHP। फिर हम क्या करेंगे, p को इधर ला लेंगे, तो m/p इज इक्वल KH, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, KH इज इक्वल m/p। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, तो यह केवल आदर्श अवस्था, यानी कि आदर्श अवस्था किसको कहते हैं हम, कम दाब और उच्च ताप पर ही लागू होता है। जो हेनरी का नियम होता है ये आदर्श अवस्था, यानी कि कम दाब और उच्च ताप, कम दाब होना चाहिए और ताप बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ऐसी अवस्था में ही ये नियम लागू होता है। दूसरा क्या कहता है कि गैस का विलयन में संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए, कि गैस जो है विलयन में मिलना भी नहीं चाहिए और उससे अलग भी नहीं होना चाहिए। फिर है गैस एवं विलायक के मध्य कोई रासायनिक क्रिया संपन्न नहीं होनी चाहिए, मतलब कि गैस और विलायक जो है दोनों आपस में मिलकर कोई रासायनिक क्रिया संपन्न नहीं करना चाहिए। फिर है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, इसके उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं हेनरी के नियम का, तो कार्बोनीकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में, मृदु पेय, सोडा वाटर, बियर एवं शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। मतलब कि जब हम मृदु पेय पदार्थ सोडा वाटर, बियर वगैरह को जब हम उसके ढक्कन को खोलते हैं तो उसमें से एक झाग सामान निकलता है, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अधिक दाब पर भर दिया जाता है, जैसे हम ढक्कन को खोलते हैं उसका दाब कम होता है और वो प्रेशर के साथ ऊपर आ जाती है झाग के रूप में। फिर है रक्त में घुली हुई गैसों के विनिमय में, तो श्वास द्वारा ली गई वायु में O2 का आंशिक दाब उच्च होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें O2 का आंशिक दाब कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और ये फेफड़ों में पहुंचकर हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। जब ये हीमोग्लोबिन से मिलेगी तो क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऊतकों में O2 का आंशिक दाब तुलनात्मक रूप से कम होता है, और ऊतक में क्या होता है कि इसका आंशिक दाब कम होता है, अतः ऑक्सी हीमोग्लोबिन से O2 मुक्त होकर कोशिका सक्रियण के लिए उपलब्ध हो जाती है। तो रक्त में घुली हुई गैसों के विनिमय में हेनरी के नियम का प्रयोग किया जाता है, और कार्बोनीकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में। तीसरा है जलीय जीवन में, वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है कि जल में विलेयता के कारण ही नदी, समुद्र एवं झीलों में जलीय जीव जंतु का जीवित रह पाना संभव हो पाता है। मतलब कि जो जल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई रहती है, जिसके कारण ही जलीय जीव जंतु जीवित रह पाते हैं। आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।